कश्मीर में सुरक्षा बलों के अलावा एनआईए एक्टिव है और एनआईए ने बड़ा ऑपरेशन किया है। और आपको बताएं, एनआईए ने वहां पर 11 खूंखार आतंकवादी और आतंकवादियों को मदद करने वालों को पकड़ा है। उनके खिलाफ दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट में बाकायदा चार्जशीट दाखिल की गई है। 25 लोगों के खिलाफ दिल्ली में चार्जशीट की है, जिनके खिलाफ पहले से ही एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। यानी आपको बताएं, 12 जगहों पर छापा मारा और इन छापेमारी में ऐसे आतंकवादियों को भी पकड़ा जिनके ऊपर 10-10 लाख रुपए का पहले से इनाम घोषित था। इसी में आपको बता दें, टीआरएफ नाम का एक संगठन था जो आतंकवादियों की भर्ती करने का काम, लोगों को भड़काने का काम और मिसगाइड करता था, देश की सेना के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करता था, द रेजिडेंस फ्रंट। इसको लेकर के एनआईए को खबर मिली थी कि ये लोकल स्तर पे लोगों को भर्ती कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी आतंकवादी आकर इस संगठन की मदद कर रहे हैं और वो छुटपुट घटनाओं को भी अंजाम देकर गली मोहल्ले में गायब हो जाते हैं। ये जो हाल ही में हम घटना सुन रहे थे कि वहां जो हिंदू है उनको मार करके लोग गली में घुस गए, ऑपरेशन में हालांकि हर आतंकवादी को घटना के बाद मार गिराया गया कुछ ही घंटों में, लेकिन सवाल यह था कि जो कश्मीर में बैठे हुए लोग इनकी मदद कर रहे हैं, वो चाहे कोई नेतागर्दी में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो नौकरी में हो, इन सब की पहचान की जाए। और इसके बाद आपको बताएं, ये जो एनआईए ने छापेमारी की है 12 जगह पर, इसमें हुर्रियत से जुड़े हुए कुछ नेताओं को भी धरपकड़ किया गया है, जिनके बारे में ये खबर थी कि वो रहते तो भारत में कश्मीर में है, लेकिन वो सीमा पार पाकिस्तान में जो आतंकवादी बैठे हैं, उनके आका बैठे हैं, उनके हुक्म पर वो यहां उनकी मदद करते हैं और राजनीतिक पार्टी के बहाने उनको शेल्टर करते हैं, यानी उनको संरक्षण करने का काम करते हैं। अब ऐसे में जो एनआईए ने छापेमारी की, उसमें 4 गिरफ्तारी एक दिन पहले हुई है और इसी को लेकर श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, बड़गांव और कुलगाम, इन जगह में जो छापेमारी हुई, उसमें अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है उसमें बहुत बड़ा आतंकी बाशित अहमद डार, इसको गिरफ्तारी हुई है, इसके ठिकाने पर छापेमारी हुई और वहां से जो एविडेंस मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं और उन्हीं से अभी और आगे भी खुलासा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, यानी लैपटॉप मिला है, मोबाइल मिला है और ऐसे यंत्र भी मिले हैं कि जिससे वो यहां बैठ करके पाकिस्तान के लोगों से कांटेक्ट में था। तो ये सब चीजें मिलने से एनआईए को पहले से खबर थी, एनआईए ने इसीलिए 10-10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कुछ लोगों पर किया था, जिनके बारे में जानकारी देने मात्र से 10 लाख रुपए मिलेंगे। इस इनाम घोषित होने के बाद एनआईए को सफलता मिली और अब ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है और अब इनके खिलाफ जो एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं, अब यह माना जा रहा है कि एनआईए की विशेष कोर्ट में ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है दिल्ली में, जिसमें 25 ऐसे लोगों के नाम हैं कि जो राजनीतिक पार्टी के नाम पर, आतंकवादियों को मदद करने के नाम पर, कुछ ऐसे लोग थे जो दिखने को एनजीओ चला रहे हैं लेकिन वो आतंकवादियों की मदद करने में लगे हुए थे, चाहे वो कोर्ट में केस लड़ना हो, फिर चाहे उनको फाइनेंशियल हेल्प करनी हो, इस तरह के काम करने वाले यानी मददगारों पर भी ये कार्रवाई एनआईए ने की है। तो इसको लेकर के ये बड़ी कार्रवाई हो रही है और इसी बीच आपने देखा कि जिस तरह से धारा 370 जब से हटी है, उसके बाद से वहां की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को केंद्र सरकार ने जिस तरह से फ्री हैंड दिया, उसका नतीजा आया है कि वहां आतंकवादी कुछ ही घंटों में उनका सफाया कर दिया जाता है। आज कश्मीर की हालत, जब मोदी की सरकार से पहले यूपीए थी, यूपीए 1, यूपीए 2, उस समय की हालत देखिए, आए दिन पत्थरबाजी की घटना होती थी। एक तरफ सेना का ऑपरेशन चल रहा है, सामने आतंकवादी और पीछे से पीठ पीछे कश्मीर घाटी में सेना के ऊपर पत्थरबाजी की जाती थी। इसमें ऑपरेशन चलाने में तो दिक्कत होती ही थी, सेना का मनोबल भी डाउन होता था। ये पत्थरबाज कौन थे? इनको मदद करने के लिए वहां के राजनीतिक लोग खड़े हो जाते थे और उन्हीं की भाषा बोलते थे। महबूबा मुफ्ती के बयान हमने सुने, किस तरह से वो बात करती थी, ये भटके हुए बच्चे हैं, इन भटके हुए बच्चों पर बल प्रयोग ना किया जाए, इनको प्यार से समझाया जाए। और ये दलीलें दी जाती थी कि कश्मीर के अंदर रोजगार नहीं है, इसके बेरोजगारी के चलते ये सब कर रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था?
अगर कश्मीर में रोजगार नहीं है तो सत्ता में बीजेपी 2014 में आई है और वो भी अभी कश्मीर में नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है? इसके लिए फारूक अब्दुल्ला और ये महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, दो ही सरकारें रही हैं, कांग्रेस केंद्र में रही है, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो किया अब उसका भी खुलासा हो रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ये क्रिकेट एसोसिएशन का पैसे का घोटाला हुआ, अब उस पर कार्रवाई हो रही है कि किस तरह से बैंकों में ट्रांजैक्शन लेकर के निजी लाभ के लिए आप देखिए फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे और कई सारे क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उस पैसे का दुरुपयोग किया, यानी हजम कर गए। और इसको लेकर अब मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई है। इसको लेकर बाकायदा सीबीआई में कंप्लेंट हुई, सीबीआई की तरफ से जांच हो रही है। इसी तरह यह देखा जा रहा है कि जो पैसे का दुरुपयोग हुआ है उसमें उमर अब्दुल्ला से भी पूछताछ हुई। और इन सारे मामलों को लेकर अब यह माना जा रहा है कि इसमें जो भी घपले घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ये सब कश्मीर में कुल मिलाकर, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के लोग हों, फिर चाहे अलगाववादी हों, फिर चाहे वो आतंकवादी हों, फिर चाहे आतंक को बढ़ावा देने वाले लोग हों, इनके खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन उसी बीच वहीं से 1990 वाले नारे फिर से एक बार सुनाई दिए हैं। इसको लेकर केंद्रीय सुरक्षा बल और सेना सतर्क है। ऐसे लोगों को तलाशा जा रहा है जो इस माहौल को फिर से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से वहां पर चुनाव कराने की प्रक्रिया चालू है। परिसीमन वहां परिसीमन आयोग के जरिए किया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया था। तो ये परेशानी का सबब बना हुआ है वहां के जो लोकल राजनीतिकार हैं उनके लिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, वो चाहते ही नहीं है कि चुनाव हो। उनको लगता है कि ऐसे ही काम चलता रहे, उनके खिलाफ कोई जांच ना हो। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जिस तरह से जांच बिठाई है क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर और बाकी घपले को लेकर, रोशनी एक्ट जो बनाया था उस घोटाले घपले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और किस तरह से सरकारी जमीनों की बंदरबांट हुई उसकी भी जांच चल रही है। तो अब आप देखेंगे कि कुछ दिनों में, क्योंकि जुलाई के बाद यह माना जा रहा है कि कश्मीर में चुनाव होना है, लेकिन इन नेताओं के पास क्या है? इनके पास जनता के बीच में आकर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या बोलेंगे ये? मोदी सरकार 14 में आई है, उसके बाद से जितने विकास कार्य किए हैं कश्मीर के अंदर वो कभी पिछले 70 साल में नहीं हुए। तो इनके पास कुछ बोलने को नहीं है और इसलिए ये एक ही भाषा बोलते हैं कि वहां अलगाववाद पैदा करो, लोगों को लड़ाओ, भाषण दो कि केंद्र सरकार आपके विरुद्ध है। अब जो लोग ऐसा कहें कि साहब वो भटके हुए हैं, वो भटके हुए नहीं है, प्लानिंग से हैं। उनको लगता है कि किसी भी तरह से बीजेपी ना आ जाए। लेकिन अब जो परिसीमन हुआ है, उस परिसीमन की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को यदि देखें तो अब ये पक्का है कि जब भी चुनाव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने की संभावना है, क्योंकि अब जम्मू का प्रतिनिधित्व पहले से अधिक होगा। सीटें बढ़ाई गई हैं और उस सीटें के बढ़ने से SC ST को बाकायदा रिजर्वेशन दिया गया है। यानी एक तो पक्का हो गया कि SC और ST देश की आजादी के बाद से कभी भी वहां राजनीति में नहीं आए, क्योंकि उनके लिए सीटें आरक्षित नहीं थी, केवल एक विशेष धर्म के लोगों को आगे बढ़ाया गया। और इसलिए अब पहली बार है तो ये मोदी सरकार के नेतृत्व में पूर्ण परिवर्तन एक तरह से जम्मू कश्मीर का करने की कवायद की जा रही है। एक तरफ आतंकवादियों का सफाया NIA कर रहा है, सेना कर रही है, वहां की लोकल पुलिस में चेंज किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक सुधार के लिए भी ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है जो कश्मीर की आन बान शान और देश की सुरक्षा को महत्व देते हों। इसी में अब राष्ट्रवादी लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब यह माना जा रहा है कि कश्मीर के अंदर जब चुनाव होंगे तो राष्ट्रवादी लोगों की जब सरकार बनेगी तो जैसा कहा जाता है, मोदी जी कहते हैं भाजपा शासित राज्यों के लिए डबल इंजन की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो जम्मू कश्मीर का एक नया रूप हम सबको कुछ दिन में देखने को मिलेगा। वंदे मातरम।